हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑल्दो जब हम लोग टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल्स। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट that involves systematically watching and gathering information about individual, group or process to make judgment or draw conclusion। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी पर्सन को, किसी ग्रुप को या किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करने वाले हो, देखने वाले हो। एंड उसको देखने के बाद आप उसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करते हो या उससे कोई कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत तरह की होती है, थोड़ा सा इसमें कवर कर लेंगे। बट ये बेसिकली यूज होता है एजुकेशनल सेटिंग्स में, यानी जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जब बच्चे का असेसमेंट करना होता है, आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो या कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो, तब ये यूज होता है। वर्क प्लेस में जहाँ पे काम करते हो वहाँ के इवैल्यूएशन के लिए ऑब्जर्वेशन यूज होता है। रिसर्च स्टडीज में यूज होता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, आपके स्कूल में कभी इंस्पेक्शन है तो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी ऑब्जर्वेशन मेथड से ही पता चलता है। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन का एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले है पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन का पर्पस मतलब क्यों करते हैं। ऑब्जर्वेशन का ना गोल ये रहता है कि हम किसी भी चीज को लेके क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करें। देखो, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा तो नहीं आ सकता। आप चीजों को देख रहे हो, आप प्रोसेस को ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी पर्सन को वॉच कर रहे हो तो आप उसका बिहेवियर, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका इंटरेक्शन, इस सब को समझते हो। तो इससे ना आपको इंसाइट मिलता है कई चीजों को लेके, जैसे कि लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, उस बच्चे की या उस पर्टिकुलर ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी है, सोशल इंटरेक्शन यानी आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज किस तरह की हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलती है। इनफैक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग में या फिर साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसे ऑब्जर्व करके ही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में या सपोज कोई क्रिमिनल भी होता है उसके बारे में भी आइडिया लगा लेते हैं। एंड एजुकेशन सेटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हो, उसके स्किल्स क्या क्या है, वो उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, इन सब चीज़ों का आप पता लगा सकते हो। ठीक है। फिर आया टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अलग अलग टाइप्स के ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जर्वेशन मेथड है, स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड को फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ चीज़ों को नोट करना होता है। फॉर्मल मेथड में मतलब बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली चीज़ों को एकदम सोच समझ के करते हो ऑब्जर्व। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी प्लान्ड इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, इतना फॉर्मेट फॉलो नहीं होता। इनफॉर्मल जैसे बस देख लिया, उस टाइप से ऑब्जर्वेशन होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में डिटेल में मैं एक और वीडियो बना दूंगी। बट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यूज़ होती है। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये कौन सी यूज होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अगर आप कुछ छोटा सा स्लाइटली किसी पोर्शन में वर्क कर रहे हैं एंड आपको बहुत डिटेल्ड में नहीं चाहिए तो इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड यूज कर सकते हो। प्रॉपर रिसर्च वर्क चल रहा है तो फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड आपका ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको पता रहता है कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है। फिर आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि डायरेक्ट के अंदर आप क्या करते हो ना, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हो पर्सन को, मतलब बिल्कुल एकदम साथ की साथ, सामने की सामने। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप कोई भी चीज़, कोई फुटेज होती है उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, मतलब आप इन चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देखते हो। तो डायरेक्ट में आपने रियल टाइम में वहीं पे उस पर्सन को ऑब्जर्व किया एंड इनडायरेक्ट में आपने उसको रिकॉर्डिंग को चलाया, आर्टिफैक्ट्स देखे, ये सब चीज़ों को समझा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन यूज इट। ठीक है। फिर आया नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल और ग्रुप इन देयर नेचुरल सेटिंग। जब आप किसी भी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हो या उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि क्लासरूम, उसका वर्क प्लेस, सोशल इन्वायरमेंट, दैट इज योर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। लेकिन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, आपके
कई चीज़ें आप इन्फ्लुएंस कर देते हो। जैसे कि लेबोरेटरी में नेचुरल कंडीशन नहीं होंगी, हमने टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, हर एक चीज़ अपने हिसाब से किसी चीज़ को दी है एंड देन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आपकी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या फिर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग में होती है, जिसमें आप एक आध वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाते हो एंड आपका फोकस वहाँ पे होता है कि किसी तरह से डाटा कलेक्शन हो सके। ठीक है। फिर आया एथिकल कंसिडरेशन। जब आप ऑब्जर्वेशन कंडक्ट कर रहे हो ना, तो एथिकल कंसिडरेशन रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेसी को रेस्पेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपकी ऑब्जर्वेशन के चक्कर में कोई पर्सन बहुत अनईजी फील करे, उसको अच्छा ना लगे, उसको ये फील हो कि उसकी प्रिवेसी का उसको आप हार्म कर रहे हो। ये सब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कभी भी ऑब्जर्वेशन से पहले कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन नेसेसरी। प्रिवेसी शुड बी रेस्पेक्टेड। प्रिवेसी की आप रेस्पेक्ट करोगे एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को आप मेंटेन करोगे, छुपा के रखोगे इस बात को, ऐसे बताओगे नहीं सबको। ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है ना, वो इट शुड नॉट हार्म और अनड्यूली डिसरप्ट द इंडिविजुअल बीइंग ऑब्जर्व। यानी कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में आप किसी भी इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, या फिर ऐसा ना हो कि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाए कि ये तो मुझे परेशान कर रहा है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आया डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन टिपिकली इन्वॉल्व सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मीन्स सच एज फील्ड नोट्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स। सो ऑब्जर्वेशन इसने ये बोला कि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसमें आप सिस्टमैटिक वे में डाटा कलेक्ट करते हो। ठीक है। अब आप जो डाटा कलेक्ट करते हो, आप हो सकता है एक कॉपी में नोट करके आप उसको लिख रहे हो सकता है आप चेकलिस्ट कर रहे हो कि ये इसने ये करा, इसने ये नहीं करा। हो सकता है आप रेटिंग स्केल्स बना रहे हो कि मतलब आप इसी मेथड में कोई और मेथड यूज कर रहे हो, या शायद आप ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग ले रहे हो या फोटोग्राफ्स ले रहे हो। लेकिन ये चीज जरूरी है कि जो भी मेथड आप यूज करो वो आपके गोल के साथ मैच हो एंड ऑब्वियसली वो एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको दे। ठीक है। फिर आया डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, आफ्टर कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन डाटा, अब आप उसको एनालाइज करोगे एंड इंटरप्रेट करोगे ताकि उसमें से कोई मीनिंगफुल इंसाइट या कंक्लूजन निकले। ठीक है। सो आफ्टर कलेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन डाटा, आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे ताकि उसमें से इंसाइट्स एंड कंक्लूजन मतलब वाले निकले। एंड इसमें यह भी हो सकता है कि आप कैटेगराइज करोगे बिहेवियर। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा इस टाइम पे थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ, मैंने एनालाइज किया कि वो बच्चा उस टाइम पे थोड़ा सा खुश था। तो आप पैटर्न समझने की कोशिश करोगे, आप उसके बिहेवियर को एक कैटेगरी में डालोगे कि ये भी था, उसके साथ एग्रेसिव था, गुस्सा था या था। एंड आप उसके बाद देखोगे कि जो प्रीडिटरमिन्ड यानी पहले से जो क्राइटेरिया है या स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में आप ऑब्जर्वेशन बनाओगे एंड फाइनली यू आर गोइंग टू मेक जजमेंट्स और इवैल्यूएशन। जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे आप फाइनली इवैल्यूएट करोगे कि ये हो गया, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। फिर आया स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफर करता है सेवरल स्ट्रेंथ एज एन इवैल्यूएशन टूल। ठीक है। ये स्ट्रेंथ ऑफर करता है। इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन allowing evaluators to directly observe behavior, interactions और processes। इसने ये बोला कि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी अच्छा टूल है, क्योंकि इससे ना आपको डायरेक्टली एकदम ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो आप एकदम सामने अपने, और एकदम जिसे कहते हैं फर्स्ट हैंड, ये नहीं कि पास होते होते जो इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए वो फर्स्ट हैंड सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है, जिससे कोई भी इवैल्यूएटर किसी पर्सन का या ग्रुप का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकता है, उसका इंटरेक्शन ऑब्जर्व कर सकता है, प्रोसेसेस को ऑब्जर्व कर सकता है। एंड ये चीज़ें कैप्चर करती हैं डिटेल्स, जो कई बार हम बाकी असेसमेंट मेथड्स में मिस कर देते हैं, वो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड में अच्छे से कैप्चर होती हैं। प्लस आप एकदम उसी टाइम पे फीडबैक भी दे सकते हो एंड अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप एडजस्टमेंट में भी मतलब आप उसके पर्टिकुलर बिहेवियर में भी चेंज करवा सकते हो। सपोज आपको एक पर्सन का कुछ लगा, जैसे आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो और उसको आपको लगा कि वो एग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो रिसर्च में तो आप पहले पैटर्न देखते हो, बट आपने लगातार 2-3 दिन रिसर्च करी, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो उसको कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये चीज़ से गुस्सा आता है। तो आपने उसको उसी टाइम पे फीडबैक दे दिया, तो हो सकता है वो पर्सन उस चीज़ पे अब वर्क करे। तो यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन से उसको आपने रियल टाइम फीडबैक दिया, उसने अपने लिए एकदम से चेंजेस करे, एडजस्टमेंट करा
और उसके बाद जो भी चेंजेस आए वो आपने खुद भी दोबारा से ऑब्जर्व कर लिए। सो ये स्ट्रेंथ है, ऑल दो स्ट्रेंथ बहुत सारी है, बट दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन, लाइक मेन फायदा कि काफ़ी ज़्यादा एकदम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप बिहेवियर पैटर्न समझ सकते हो, इंटरेक्शन और प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हो। साइकोलॉजी की फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, बच्चे को स्टडी करने में बहुत यूजफुल रहता है ये। आप बाद में बच्चे को फीडबैक भी दे सकते हो, आप उसके बारे में डिटेल से जान सकते हो। ये सारे उसके स्ट्रेंथ यानी पॉजिटिव पॉइंट्स है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ याद रखनी है कि इफ आई एम अ पर्सन ए एंड देर इज अ पर्सन बी, जो ए पर्सन ऑब्जर्व करेगा और जो बी पर्सन ऑब्जर्व करेगा, दोनों में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है और वो बी का अपना पर्सपेक्टिव है। सो हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है वो इन्फ्लुएंस होता है, उसका उस पर असर पड़ता है। किस वजह से? कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका क्या मानना है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। हो सकता है पहले से उसके मन में कोई बायस हो, वो जिसको स्टडी कर रहा है उसको लगता हो कि शायद ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ही, तो शायद वो इतना एग्रेसिव ना भी हो, बट वो उसको पॉइंट आउट कर दे, क्योंकि उसके हिसाब से उसका पर्सनल बायस ये है कि भाई ये एग्रेसिव है। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन पे भी चेंजेस आ सकते हैं। ऑब्जर्वर्स में एडवर्टली इन्फ्लुएंस और ऑल्टर द बिहेवियर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर जो ऑब्जर्व हो रहा है उसको। मतलब कि कई बार सपोज जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं उनको नहीं लग रहा कि वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके उसको मान सकते हैं। एंड एडिशनली ऑब्जर्वेशन में नॉट कैप्चर इंटरनल थॉट, इमोशंस और मोटिवेशन विच कैन ओनली बी इन्फर्ड और रिपोर्टेड बाय द इंडिविजुअल देमसेल्फ। इसने क्या बोला कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो कई बार जो हमारे थॉट्स होते हैं, सपोज एक पर्सन है जो दिखा रहा है, वो ऑब्जर्व चाहे तो शायद वो मैनिपुलेट भी कर दे, क्योंकि वो वही दिखाए जो सामने वाला देखना चाहता हो। साइकोलॉजी में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में लोगों को कई बार, साइकोलॉजिस्ट को, वो जो क्रिमिनल होते हैं वो मतलब दे नो कि वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर पैटर्न वैसे ही रहता है। बट इससे आपके इंटरनल थॉट्स, इमोशंस या मोटिवेशन, ये सब चीज़ों का नहीं पता चलता, जो आप इन्फर नहीं कर सकते हो। तो देर आर मैनी लिमिटेशंस एंड मैनी एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इट इज़ वन ऑफ दोज टूल जो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है इन इवैल्यूएशन प्रोसीजर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारी यूज़फुल वीडियो एंड कंटेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री है वो सब कुछ। एंड साथ के साथ अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है एंड आप कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम्स टाइम में आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, बाय मी अ बुक, वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक। एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कितना पे करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।